तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आए हैं। तो आज हम बात करेंगे, जो लोग मार्केट में नए नए आते हैं तो उन्हें मार्केट का एक ओवरव्यू देने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि मार्केट में स्टार्टिंग कहाँ से होती है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ होती है स्टॉक्स एंड शेयर्स। ये क्या चीज़ होते हैं? स्टॉक्स, मान लीजिए एक आपके पास टॉफ़ी का एक पूरा पैकेट है, उसमें कुछ टॉफ़ियाँ हैं। ठीक है, ये कुछ टॉफ़ियाँ हैं उसमें। और शेयर्स क्या हैं? ये वही टॉफ़ियाँ है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये रिलायंस एक कंपनी है। ये हो गई स्टॉक्स। और रिलायंस के कुछ शेयर जो आप बाई करते हो, मान लीजिए 10 आपने शेयर्स इसके बाई किए हैं, तो ये हो गए शेयर्स। यानी कि स्टॉक्स एक पूरा एक कलेक्टिवली अगर हम बोले तो एक पूरा स्टॉक्स, और उसकी जो हिस्सेदारी हो जाती है, छोटी छोटी जो आप लोग खरीदते हैं बेचते हैं, वो हो जाते हैं शेयर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये कितने तरीके की मार्केट होती हैं जिनमें ये स्टॉक्स और शेयर कैसे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे मार्केट होती है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, और दूसरी होती है एक सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, दो तरीके की मार्केट होती है हमारे इंडियन मार्केट में। पहली तो प्राइमरी मार्केट। मान लीजिए कोई एक कंपनी है ABC, इसको अपना एक स्टॉक लिस्ट करना है NSE में या फिर कह लो BSE में। ठीक है, इसको अपना स्टॉक लिस्ट करना है। ठीक है, इसको कुछ 1000 करोड़ की पैसों की ज़रूरत है। तो ये अप्रूवल लेगा। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करेगा। इसे अप्रूवल मिलने के बाद में स्टॉक NSE और BSE में क्या होगा? लिस्ट होगा। अब ये ABC कंपनी है, ये दो तरीके से पैसे को ले सकती है। पहला होता है लोन, दूसरा होता है IPO। ठीक है, तो अगर वो लोन लेती है तो उसे सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज जो है रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन IPO में क्या होता है कि जो पब्लिक है, पब्लिक जो है इसमें हिस्सेदारी खरीद रही है, इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में क्या कर रही है? हिस्सेदारी ले रही है, यानी कि शेयर्स इसमें से ले रही है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स ले रहे हैं तो आप हिस्सेदारी ले रहे हैं, आप उसके लॉस और प्रॉफिट दोनों के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, अब कंपनी को 1000 करोड़ जो है यहाँ से IPO से मिल गए। आपने IPO में लिया, आपको कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर्स जो हैं ट्रांसफर हो गए आपके डीमैट अकाउंट में। अब आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद वो स्टॉक सेल करना है। मान लीजिए आपने उसको 100 रुपीज़ में लिया था। अब आप सेल करने के लिए डायरेक्टली कंपनी के पास तो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आप उसको कहाँ पे सेल करेंगे? आप सेल करेंगे जब वो NSE BSE में लिस्ट हो जाएगा। तो जो NSE BSE में लिस्ट होने के बाद जो मार्केट होती है, यानी IPO तक वो मार्केट प्राइमरी होती है, और IPO के बाद जब वो लिस्टिंग हो जाती है तो वो हो जाती है सेकेंडरी मार्केट। तब हम सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ दो पार्टियां होती हैं, कंपनी का उसमें कोई लेना देना नहीं होता है। हमने 100 का खरीदा, 150 का बेचा, तो कोई बंदा आया यहाँ पे जिसने यहाँ पे 150 रुपये देने के लिए विलिंग है, और वही बंदा आपको इसके बीच का 50 रुपीज़ का जो आपका प्रॉफिट हो रहा है वो दे रहा है। ठीक है, यानी इस हाथ से पैसा इस हाथ को ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब इसके बीच में ये जो खरीद फरोख्त होती है, इस खरीद फरोख्त को करवाता कौन है? इसको करवाता है NSE और BSE। यानी कि जो खरीद फरोख्त होती है शेयर्स की, ये कहाँ पे होती है? ये होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, 1875 में था। इसका जो इंडेक्स है वो सेंसेक्स है, जिसमें टॉप 30 कंपनीज जो हैं इंडिया की हैं। और NSE जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जिसका जो इंडेक्स है वो क्या है? निफ्टी 50 है, जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जो है रखी जाती हैं, और इसी से हमारे जो है इंडियन मार्केट को देखा जाता है कि हमारा इंडियन मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। तो हमने मीडिएटर समझ लिया कि स्टॉक्स यानी शेयर्स में जो है खरीद फरोख्त के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? NSE और BSE की। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो
खरीद फरोख्त हो रही है, अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो गया तो आप किसके पास शिकायत करने जाएंगे? इसकी रेगुलेटरी बॉडी क्या है? तो इसमें रेगुलेटरी बॉडी आती है एनएससी और बीएससी के लिए। पहला होता है सेबी, दूसरा आरबीआई और तीसरा होता है एफआईयू। ये आप आजकल बहुत सुन रहे होंगे। सेबी जो है इसकी इंडियन स्टॉक मार्केट का रेगुलेटरी बॉडी है। इसका काम है देखना कि कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं हो रही हों, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे जैसे छोटे इन्वेस्टर्स हों, उनके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट किए जा सकें। आरबीआई जो है, जो हमारी, अभी हम थोड़ा और आगे जाएंगे, एनएससी बीएससी के अलावा 2 और मार्केट है, इसमें एमसीएक्स आता है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, और करेंसी पेयर्स। ठीक है, तो करेंसी पेयर्स को रेगुलेट करता है आरबीआई। तो करेंसी पेयर्स में हमारे पास कौन कौन सा है? यूएसडी, आईएनआर और यूरो आईएनआर। इन 2 करेंसी पेयर्स में हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया में लीगल है। एफआईयू क्या है? एफआईयू जो है एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है। जितने भी एक क्रिप्टो करेंसी परपेचुअल जो हैं, जो आजकल बहुत चल रहे हैं, डेल्टा एक्सचेंज, सार्क एक्सचेंज, व्हाटएवर, ठीक है, वो उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि एफआईयू जो है सेबी की तरह इसको रेगुलेट करता है, यानी कि आपके यहाँ पे राइट्स प्रोटेक्ट करता है एफआईयू। बिल्कुल ऐसा नहीं है। एफआईयू बस ये देखता है कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग या पैसा जो है, देश का पैसा बाहर तो नहीं जा रहा है इलीगल तरीके से, उस सब चीज़ों की जांच करने के लिए होता है। ठीक है, तो एफआईयू आपके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करता है जो आप ट्रेडिंग करते हो क्रिप्टो मार्केट में। लेकिन क्या कहते हैं, क्या क्रिप्टो मार्केट बैन है इंडिया में? नहीं, बैन नहीं है, बिल्कुल भी बैन नहीं है इंडिया में। लेकिन इसके जो टैक्सेशन के नियम है वो थोड़े से कठोर बनाए गए हैं ताकि लोग इससे दूरी बना करके रखें। ठीक है, आप बिल्कुल बाई सेल कर सकते हो क्रिप्टो को, लेकिन मोटी टैक्सेशन देनी पड़ेगी, उसकी बाद में हम बात करेंगे। तो अभी हम आ जाते हैं कि हमने पढ़ लिया एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, करेंसी। रेगुलेटरी बॉडी हो गई हमारी सेबी, आरबीआई, एफआईयू, और करेंसी पेयर्स हो गए हमारे ये दोनों। ठीक है, ओके। तो एमसीएक्स में हम क्या क्या ट्रेड करते हैं? एमसीएक्स में जितनी भी कमोडिटीज़ होती हैं, लाइक हमारी गोल्ड हो गई, सिल्वर, जिंक, ठीक है, कॉपर, चना, कॉटन वगैरह वगैरह बहुत सी होती हैं, वो सारी कमोडिटीज़ कहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं? एमसीएक्स में। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे हम बात करते हैं, हम कहाँ तक पहुँच गए? रेगुलेटरी बॉडी तक पहुँच गए थे। ठीक है, चलिए अब मार्केट में बात कर लेते हैं कि जब हम मार्केट में एंटर हो गए, एनएससी, बीएससी, सेबी सब ने समझ लिया, तो मार्केट में इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हैं जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं। तो उसको ट्रेड करने के लिए हमारे पास क्या है? इक्विटी डिलीवरी है ना, फिर हो जाता है एक इंट्राडे, इक्विटी इंट्राडे। ठीक है, तीसरा हो जाता है हमारे पर एफएनओ, चौथा हो जाता है हमारे पास में वही करेंसी पेयर्स, एमसीएक्स। ठीक है, ओके। तो इक्विटी डिलीवरी में क्या होता है कि हम जो शेयर्स हैं हम बाय करते हैं और उन्हें हम होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें हम होल्ड कर सकते हैं। फिर हम टैक्सेशन में इसको एक बार और जिक्र करेंगे इसका। तो इक्विटी डिलीवरी में हम शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं 1 दिन से ज़्यादा, यानी 1 दिन या 365 दिन या उससे कितना भी हम होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इंट्राडे क्या होता है? मार्केट हमारा 9:15 को ओपन होता है, 3:30 को क्लोज होता है, 3:30 पे क्लोज होता है। तो इन बिटवीन अगर हम अपना ट्रेड ले करके सेम डे ही कट कर देते हैं तो वो इंट्राडे में आ जाता है। और एफएनओ जो है ये इक्विटी इंट्राडे और एक एफएनओ इंट्राडे भी होता है। अभी इस एफएनओ में 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक होता है फ्यूचर, है ना, और दूसरा होता है ऑप्शंस। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स होते हैं। इनके प्राइस कहाँ से, इस फ्यूचर का प्राइस कहाँ डिराइव्ड होता है? स्पॉट से डिराइव्ड होता है। कहाँ से होता है? स्पॉट से। स्पॉट से इसका फ्यूचर का प्राइस डिराइव्ड होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव्स बोलते हैं। तो एफएनओ में हम
कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ट्रेड होता है, तो अगर हम फ्यूचर जो है किसी स्टॉक का फ्यूचर उठाते हैं तो उसकी 30 डेज वैलिडिटी होती है और नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स साइन होता है। ठीक है, क्या होता है 3 मंथ्स के लिए। तो लाइक अगर मान लीजिए मुझे फ्यूचर बाई करना है तो उसमें जो है हम 3 महीने का होता है, तो हमने मान लीजिए इस महीने का बाई कर लिया, तो हर मंथ की जो लास्ट थर्सडे होगा उस दिन उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या हुआ कि स्पॉट चल रहा है निफ्टी का, लेट्स सपोज 22,000, ठीक है, तो फ्यूचर का प्राइस जो होगा वो या तो 22,000 से ज़्यादा हो सकता है या 22,000 से कम हो सकता है। ठीक है, तो अगर वो 22,000 से ज़्यादा चल रहा है फ्यूचर का प्राइस तो प्रीमियम पे चल रहा है, प्राइस जो है फ्यूचर का प्रीमियम पे चल रहा है, लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं उसके फ्यूचर प्राइस को लेकर के। प्राइस अगर इसके नीचे मिल रहा है दैट मीन डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहा है, यानी सस्ते में मिल रहा है। ओके, ठीक है, तो डिस्काउंटेड बहुत कम ही मिलता है, प्रीमियम पे ही मिलता है। तो फ्यूचर चल रहा है। अब मुझे लगता है कि आने वाले मतलब अगले 1 महीने में, यानी अगर मान लीजिए कि पूरा 1 महीना बाकी है मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने में, तो अगर मुझे लगता है कि 22,000 से या 23,000 चला जाएगा, यानी 1,000 पॉइंट बढ़ सकता है, तो मैं क्या करूँगा कि सीधे सीधे फ्यूचर जो है यहाँ पे एक लॉट, इसमें लॉट सिस्टम चलता है, एक लॉट हम बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये इक्विटी डिलीवरी से बिल्कुल अलग है, इसमें 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी कि पिछले महीने की थर्सडे जो लास्ट मंथ थर्सडे होगा और इस मंथ का करंट मंथ का लास्ट थर्सडे, इसके बीच में जो ये 30 डेज हैं, इस बीच में अगर ये 22,000 के ऊपर रहा तो आप प्रॉफिट में, अगर इसके नीचे रहा तो आप लॉस में। ये दो लोगों के बीच में एक तरीके से शर्त लगी है कि चल बेटा शर्त लगा लेते हैं, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, इस तरीके से है ये। इसको हम थोड़ा सा बाद में कवर करेंगे, अदरवाइज ये बहुत हौच पौच हो जाएगा। आप बस इतना ही समझ लीजिए कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होता है। ठीक है, इसको एक अलग टॉपिक में कवर करेंगे। यहाँ तक हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया। फ्यूचर एंड ऑप्शन जो होता है वो लॉट सिस्टम पे काम करता है, यानी कि आप इसमें 1 शेयर या 2 शेयर या 5 शेयर नहीं बाई कर सकते। इसमें एक लॉट डिफाइन होता है, प्रीडिफाइंड लॉट होता है, आपको पूरा लॉट ही बाई करना पड़ेगा। लाइक निफ्टी में जैसे आप इस टाइम पर 65 का चल रहा है, उस तरीके से हर स्टॉक्स का जो भी है, यहाँ पे जो FNO में लिस्टेड स्टॉक्स हैं या इंडेक्सेस हैं, उनके अलग अलग लॉट सिस्टम बनाया होगा। ठीक है, ये प्री डिफाइंड है। ठीक है, अभी हमने इंस्ट्रूमेंट समझ लिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन समझ लिए, इक्विटी एंड ट्रेडिंग वॉट एवर जो है ये सब समझ लिया। अब हम बात करते हैं टैक्सेशन पर लास्ट, कि अगर आपने प्रॉफिट कमाया तो फिर क्या देना होगा सरकार को। ठीक है, तो हमारे पास जो है बहुत से एक होता है LTCG है ना, STCG, ये 2 तरीके के कैपिटल गेन टैक्स होते हैं। ठीक है, अगर कोई शेयर एक दिन LTCG है तो 365 दिन से ज़्यादा होल्ड करा आपने, कोई शेयर आपने बाई करा आज और उसको 365 दिन से ज़्यादा होल्ड करा, तो आप किसके दायरे में आ जाते हो, LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के दायरे में आ जाते हो, और आपको क्या देना पड़ेगा, 12.5% का कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे एक पेज है कि आपको 1.25 लाख का जो है हर साल छूट मिलती है कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। अगर आपने साल में सिर्फ 1.25 लाख का पैसा कमाया है तो इस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा कमाया है तो उस पर क्या लगेगा, आपका 12.5% लगने वाला है। इसी तरीके से अगर आपने एक दिन से लेकर 365 दिन के बीच में, एक दिन से 365 दिन के बीच में अपना शेयर बेच दिया है तो वो आ जाएगा दायरे में किसके, STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के, और इसमें आपको सीधा फ्लैट 20% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई इफ और बट नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस किसमें आता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, FNO में जो हम लॉस और प्रॉफिट करते हैं
ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी हमारा जैसे ये 12 आज जो टैक्सेशन बनाया हुआ है सैलरीड इनकम वालों के लिए, कैसे बनाया हुआ है कि 12 लाख तक कोई भी आपको टैक्स नहीं देना है। अगर उससे ऊपर गया तो फिर स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना है। सेम वैसे ही है, हम एफ की जो इनकम होती है हम उसे एज ए बिजनेस इनकम काउंट करते हैं और उसका टैक्सेशन सेम बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा सैलरीड इनकम का होता है। ठीक है, आप समझ गए यहाँ तक। अब इसमें एक चीज़ और अच्छी होती है जो कि क्रिप्टो में नहीं होती है, इसलिए मैं आपको इसमें पहले ही बता देता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओगे। क्रिप्टो में क्या होता है, सॉरी इसमें क्या होता है आपका कि जो भी आपने लेट्स सपोज आपने कुछ लॉसेस करे हैं एफ&ओ में, लेट्स सपोज आपने 2 लाख रुपीस के आसपास आपने क्या करा है, इसमें लॉस किया है 2024 में। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो आपके ITR में कि आपने इस साल में 2 लाख रुपीस का क्या करा है, लॉस किया है। अब आप इस लॉस को 8 ईयर्स तक क्या कर सकते हो, 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यानी कि नेक्स्ट ईयर यानी 2025 में अगर आपको 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट भी होता है तो आपको जीरो टैक्स देना पड़ेगा। जीरो टैक्स क्यों? क्योंकि अभी भी आप 50,000 के लॉस पे ही हो। समझ में आई मेरी बात? ये कैरी फॉरवर्ड का वहाँ पर एक ऑप्शन रहता है, आप इसको 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन यही मार्जिन आपका किसमें, क्रिप्टो में खत्म हो जाता है। क्रिप्टो में कैसा है, क्रिप्टो मैंने बोला ना क्रिप्टो वैलिड है, खरीद सकते हो आप, बस सरकार उसे लीगल टेंडर नहीं मानती है। ठीक है, डिजिटल करेंसी है, VDA वर्चुअल डिजिटल करेंसी है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सॉरी। तो क्रिप्टो में कैसा है, आपने क्रिप्टो बाय किया तो क्रिप्टो पे डायरेक्टली आपको जो भी आपका प्रॉफिट होगा उस पर सीधा सीधा 30% टैक्स है। ओके, आप उसे चाहे एक दिन में बेच दो या उसे 5 साल रखो, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक दिन रखो या 5 साल रखो, आपको जो भी प्रॉफिट हुआ आपको 30% देना है। ठीक है, दूसरी चीज आपको हर ट्रांजैक्शन पर 1% TDS देना है। यानी कि आप चाहे उस ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो या आप उस ट्रेड में लॉस में हो, चाहे आप लॉस करो या आप प्रॉफिट करो, आपको दोनों ही कंडीशन पे 1% TDS देना है। ठीक है, तीसरा कि आपको अगर कुछ लॉस हो गया है क्रिप्टो में, अगर आपको लॉस हो गया है तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। मान लीजिए आपने इस साल में 2 लाख कमाए थे, सॉरी 2 लाख लॉस करे थे और पिछले साल में आपने 2 लाख कमाए, तो ये चीज़ इसको एक कैरी फॉरवर्ड करके कैंसिल आउट नहीं करता है। इसमें कमाया चलो आप छोड़ दो, TDS तो आप दोगे ही दोगे, टैक्स भले ना दो, लेकिन इसमें फिर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? आई होप मैंने पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। फिर भी आप लोगों को लगता है कि कुछ इसमें सुधार की गुंजाइश है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।